नमस्कार साथियों, मैं मनदीप सिंह एडवांस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम भारतीय संविधान से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज पर बात कर रहे थे और दोस्तों इस सीरीज के अंतर्गत जो आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूं वो है राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति। दोस्तों, राष्ट्रपति वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से प्रत्येक एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, राष्ट्रपति वाले टॉपिक से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में मैं कुछ प्रश्न लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूं। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं अपने आज के इस सेशन की। दोस्तों, पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। ये आ चुका है हमारे सामने। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी बात अयोग्यता मानी जाएगी। दोस्तों, यहां पर 4 टॉपिक हमें दिए गए हैं। इसमें से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो तथ्य है, कौन सा तथ्य अयोग्यता माना जाएगा। दोस्तों देखते हैं, भारत का नागरिक हो, भाई भारत का नागरिक होना चाहिए, ये तो योग्यता है। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, हाँ भाई 35 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति ही भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, ये भी योग्यता है। और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हताएं रखता हो, अर्थात लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यताएं रखता हो, भाई ये भी योग्यता है। तो कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, जबकि दोस्तों योग्यताओं में क्या कहा गया है, किसी लाभ के पद पर नियुक्त नहीं होना चाहिए। तो कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो, तो दोस्तों ये हो जाएगी यहां पर अयोग्यता, ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा, कोई लाभ का पद ग्रहण किए हो। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है। दोस्तों कौन सी योग्यता है जो राष्ट्रपति बनने के लिए आवश्यक नहीं है, तो भारत का नागरिक हो, ये होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, तो ये भी होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य के लिए निर्धारित योग्यताएं हो, ये भी होनी चाहिए। वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, दोस्तों ये नहीं होनी चाहिए, तो ये योग्यता नहीं होगी। दोस्तों लोकसभा जो राष्ट्रपति है वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होना चाहिए। और यदि राष्ट्रपति पद ग्रहण के समय वो अगर संसद के किसी सदन का सदस्य है तो उसको अपनी सदस्यता छोड़नी पड़ेगी। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, वह संसद के किसी सदन का सदस्य हो, यह योग्यता नहीं है। बाकी तीनों योग्यताएं हैं और ये योग्यता नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं। दोस्तों जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो किन परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है और इसका प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में देखने को मिलता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति किस परिस्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है या संयुक्त अधिवेशन कब आमंत्रित किया जाता है, एक सदन के द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन के द्वारा रद्द कर देने पर, या फिर एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन के द्वारा स्वीकार न किए जाने पर, या एक सदन के द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करने पर, या उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। दोस्तों जो राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाएगा, तो जब एक सदन के द्वारा पारित विधेयक, दोस्तों 2 सदन होते हैं संसद के, लोकसभा और राज्यसभा, यदि कोई विधेयक संसद के किसी एक सदन से पारित हो चुका है और दूसरे सदन ने उसको रद्द कर दिया है, तो दोस्तों संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। अथवा एक सदन के द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन तथा दूसरे सदन के द्वारा स्वीकार न किए जाने पर, अर्थात संसद का एक सदन तो दोस्तों किसी विधेयक में जो प्रस्तावित संशोधन है उसे पारित कर दे और दूसरा सदन उसको अस्वीकार कर दे, तो ऐसी परिस्थिति में भी दोस्तों संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित किया जा सकता है। और एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्यवाही न करने पर, दोस्तों एक सदन में हम विधेयक को लेकर आए तो 6 महीने तक उसमें कोई कार्यवाही नहीं होती है। एक सदन से पारित हो गया, हमने दूसरे सदन में भेजा और दूसरा सदन 6 महीने तक उस विधेयक पर कोई कार्यवाही नहीं करता है, तब भी राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित कर सकते हैं। दोस्तों तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त सभी परिस्थितियों में संसद का संयुक्त अधिवेशन आमंत्रित किया जा सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति
चुने जाते हैं या भारत का राष्ट्रपति चुना जाता है? जनता के द्वारा, संसद के सदस्यों के द्वारा, राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा या निर्वाचित सांसदों और विधायकों के द्वारा? तो दोस्तों राष्ट्रपति को कौन चुनता है? जनता चुनती है? नहीं चुनती है भाई। राष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेती है। तो संसद के सदस्य चुनते हैं, हाँ भाई संसद के सदस्य चुनते हैं, लेकिन अकेले संसद के सदस्य नहीं चुनते, विधानसभाओं के सदस्य भी से चुनते हैं। और राज्यसभा के सदस्य चुनते हैं, तो हाँ भाई संसद में दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। तो निर्वाचित जो सांसद होंगे, और सांसद कौन है दोस्तों? जो संसद के सदस्य हैं। संसद के दो सदन, लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, यानी कि सभी निर्वाचित सांसद, लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सांसद होंगे वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। और इसके अलावा हम देखते हैं दोस्तों, सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं, सभी निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के सभी निर्वाचित सदस्य और भारत के सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4, सभी निर्वाचित सांसदों और विधानसभा सदस्यों के द्वारा। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में जो राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं वो कौन कौन होते हैं? तो लोकसभा में चुने गए सदस्य होते हैं, या राज्यसभा में चुने हुए सदस्य होते हैं, या राज्य एवं विधानसभाओं में चुने हुए सदस्य होते हैं, या विधान परिषद के चुने गए सदस्य होते हैं। तो दोस्तों लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य या राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, जिसे चुना गया है, जिसके लिए चुनाव हुआ है दोस्तों, या जो निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। और राज्यों एवं विधानसभाओं के चुने गए सदस्य, दोस्तों राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के, यहां पर एक शब्द और इंक्लूड करेंगे दोस्तों हम, केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के चुने गए सदस्य। दोस्तों विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। दोस्तों इन ऑप्शंस के आधार पर हम कूट में देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3 सही है। तो 1 और 2 भाई 3 भी है, 1, 2 और 3, तो ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही हो जाएगा, 1, 2 एवं 3। दोस्तों लोकसभा के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे, राज्यसभा के और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए गठित निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होता है। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो निर्वाचक मंडल का गठन किया जाता है, इस निर्वाचक मंडल में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? तो संघीय सांसद और राज्यों की व्यवस्थापिकाओं के सभी सदस्य, भाई सभी सदस्य यहाँ पर शामिल नहीं होते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अगर यहाँ पर निर्वाचित होता तो हमारा आंसर हमें यहाँ से मिल सकता था दोस्तों, संघीय संसद तथा विधानसभाओं के सभी सदस्य। देखो दोस्तों यहां पर संघीय संसद और राज्य व्यवस्थापिका, तो राज्य व्यवस्थापिकाओं में विधान परिषद और विधानसभा दोनों सदनों को सम्मिलित करते हैं, जबकि ऑप्शन नंबर 2 में क्या कहा गया है? संघीय संसद और राज्य विधानसभाओं के सभी सदस्य। तो यहां पर भी दोस्तों सभी सदस्य भाग नहीं लेते हैं, केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते, तो हमारा आंसर यहां से निकल कर आ सकता था अगर यहां पर निर्वाचित होता तो। दोस्तों संघीय संसद के सभी तथा विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, संघीय संसद के सभी और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो दोस्तों संघीय संसद के सभी निर्वाचित और विधानसभाओं के सभी निर्वाचित जो सदस्य हैं ये राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। स्थानीय संसद तथा राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य, तो दोस्तों ये स्थानीय संसद क्या है और इसके सदस्य भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी पूर्ण रूप से सही नहीं है और ये भी सही नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3, संघीय संसद के सभी निर्वाचित सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद सदस्य, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति। दोस्तों यहां पर प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन होगा, भारत में
किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली नहीं अपनाई जाती है? नहीं अपनाई जाती है। किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो प्रणाली है इसका प्रयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों बताइएगा, भारत में किसके चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली नहीं अपनाई जाती है? तो दोस्तों हम देखते हैं राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो भी संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा गुप्त मतदान या गुप्त मतदान नहीं होगा, यहां पर होगा खुली मतदान प्रणाली। दोस्तों राज्यसभा के जो सदस्यों का चुनाव होता है इसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य अर्थात निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। और दोस्तों निर्वाचित और मनोनीत जो सदस्य होते हैं ये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से और खुली मतदान पद्धति के द्वारा दोस्तों चुनाव में भाग लेते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, लेकिन राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव में खुली मतदान प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों हम देखते हैं विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव, तो इसमें यह प्रक्रिया प्रयोग में नहीं ली जाती है, जबकि उपराष्ट्रपति के चुनाव में भी दोस्तों आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है इसका प्रयोग किया जाता है और राष्ट्रपति का चुनाव भी इसी प्रक्रिया से होता है। दोस्तों राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है ये ओपन वोटिंग के तहत होता है, जबकि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का चुनाव गोपनीय मतदान या गुप्त मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों राज्यसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति का जो चुनाव है ये तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, जबकि विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव इस प्रक्रिया से नहीं होता। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर जो निकल कर आएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 विधान परिषद। विधान परिषद सदस्य। दोस्तों विधान परिषद सदस्यों का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा नहीं किया जाता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो किस सदन में लाई जा सकती है, या महाभियोग का जो प्रत्यारोप है ये किस सदन के द्वारा लगाया जा सकता है? लोकसभा के द्वारा, राज्यसभा के द्वारा, या संसद के किसी भी सदन के द्वारा, या इनमें से किसी के द्वारा भी नहीं। तो दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की जो प्रक्रिया है ये लोकसभा में भी लाई जा सकती है और राज्यसभा में भी लाई जा सकती है, और संसद के किसी भी सदन के द्वारा अर्थात लोकसभा और राज्यसभा किसी के द्वारा भी इस प्रक्रिया को लाया जा सकता है। सही आंसर क्या जाएगा दोस्तों? संसद के किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया जो है दोस्तों संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रारंभ की जा सकती है, लोकसभा के द्वारा भी और राज्यसभा के द्वारा भी। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। यह कम से कम कितने दिन की लिखित सूचना के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए? दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है तो महाभियोग का एक संकल्प के रूप में संसद के किसी भी सदन के द्वारा अगर लाया जाता है, राष्ट्रपति के विरुद्ध यदि महाभियोग की प्रक्रिया लाई जाती है तो दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लाने से 14 दिन पूर्व इसकी लिखित सूचना राष्ट्रपति को देना अनिवार्य होता है। लिखित सूचना के बाद राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व लिखित सूचना देने के पश्चात ही महाभियोग की प्रक्रिया को संसद में शुरू किया जा सकता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2 14 दिन। कितने दिन दोस्तों? 14 दिन। 14 दिन की लिखित सूचना के पश्चात ही लोग जो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव है उसको संसद के किसी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आइए अगला प्रश्न है आपके सामने। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध जो महाभियोग है वो किस आधार पर लगाया जाएगा? किसी भी आधार पर लगाया जा सकता है, यानी कि निराधार है, कोई आधार नहीं है, संविधान के अतिक्रमण करने पर, या राज्य की विधानसभा को भंग करने पर, या राष्ट्रपति को उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनाने पर। अगर उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है इस आधार पर, या राष्ट्रपति राज्य की विधानसभा को भंग कर देता है इस आधार पर, या राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है इस आधार पर, या निराधार किसी भी आधार पर। तो दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यदि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण और उल्लंघन करता है और दोस्तों राष्ट्रपति के विरुद्ध यह दोष सिद्ध हो जाता है कि राष्ट्रपति के द्वारा संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन किया गया है, तो राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। और दोस्तों महाभियोग का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो अनुच्छेद 61 में देखने को मिलता है। और महाभियोग की प्रक्रिया को हमने कहां से लिया है?
वेरी गुड। महाभियोग की प्रक्रिया कहां से ली गई है दोस्तों? हाँ, कमेंट आ रहे हैं आपके, देख पा रहा हूं मैं भी, पर दोस्तों मैं आपके कमेंट का रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा अभी। दोस्तों आप इसी प्रकार से प्रत्येक प्रश्न का जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा, और जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद दोस्तों मैं खुद आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूंगा। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? संविधान के अतिक्रमण करने पर। दोस्तों अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करता है तो संसद राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को पद से हटा सकती है। क्लियर दोस्तों? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? जैसा कि अभी हमने बात की थी दोस्तों, तो महाभियोग की प्रक्रिया को हमने कहां से लिया है? अमेरिका के संविधान से प्रेरणा लेकर भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया को सम्मिलित किया गया है। कहां से दोस्तों? अमेरिकी संविधान से महाभियोग की प्रक्रिया भारतीय संविधान में सम्मिलित की गई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति को कार्य अवधि की समाप्ति से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? सत्ताधारी राजनीतिक दल के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, महाभियोग के द्वारा, या न्यायालय के ट्रायल पर, या न्यायालय के ट्रायल द्वारा। तो दोस्तों राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया से पद से हटाया जा सकता है? महाभियोग के द्वारा। दोस्तों राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल के दौरान भी पद से हटाया जा सकता है। कैसे हटाया जाएगा? तो महाभियोग के द्वारा हटाया जाएगा। महाभियोग कौन लेकर आएगा? महाभियोग लगाने का अधिकार प्राप्त है दोस्तों संसद को, और संसद किस आधार पर? संविधान के अतिक्रमण या उल्लंघन के आधार पर राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लेकर आएगी। और दोस्तों महाभियोग का प्रस्ताव लाने वाले सदन, अगर लोकसभा राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव लाने वाली है तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों के द्वारा महाभियोग का प्रस्ताव तैयार किया जाता है, और जिस सदन के द्वारा भी महाभियोग का प्रस्ताव तैयार किया गया है उसी सदन में महाभियोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाता है, और संसद के दोनों सदनों के क्रम 2/3 बहुमत से पारित होने के बाद महाभियोग की प्रक्रिया को पूर्ण मान लिया जाता है। और जब भी महाभियोग की प्रक्रिया पूर्ण होगी दोस्तों तो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। तो राष्ट्रपति को कार्यकाल पूर्ण होने से पहले भी महाभियोग लगाकर पद से हटाया जा सकता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। बताइए दोस्तों भारत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा, एकल हस्तांतरीय मत प्रणाली के द्वारा, या आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा, या खुले बैलेट प्रणाली के द्वारा? बताइए दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव कैसे किया जाता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो होता है आनुपातिक मत प्रणाली के द्वारा। दोस्तों राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। किस प्रणाली के द्वारा किया जाता है दोस्तों? आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। राष्ट्रपति पद का चुनाव संचालित किया जाता है। दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए जो चुनाव होते हैं इन चुनावों को किसके द्वारा निष्पादित किया जाता है या संचालित किया जाता है? तो दोस्तों ये चुनाव कंडक्ट करता है भारतीय निर्वाचन आयोग। किसके द्वारा करवाए जाते हैं दोस्तों? ये चुनाव करवाए जाते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा। तो दोस्तों हम ये कह सकते हैं राष्ट्रपति पद का जो चुनाव है वो भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा संचालित किया जाता है। बढ़े दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति चुनाव में विवादित मामले किसके पास भेजे जाते हैं? दोस्तों अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी भी प्रकार का कोई विवाद हो जाता है तो विवादित मामला किसके पास भेजा जाएगा? तो दोस्तों विवादित मामला भेजा जाता है उच्चतम न्यायालय के पास, अर्थात तो सर्वोच्च न्यायालय के पास या सुप्रीम कोर्ट के पास। दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए, दोनों के लिए यहाँ प्रावधान सेम है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में यदि उसकी योग्यता को लेकर कोई विवाद हो जाता है तो अंतिम निर्णय करेगा सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय किसकी सलाह से दोस्तों? तो भारतीय निर्वाचन आयोग या चुनाव आयोग की सलाह से अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। अर्थात राष्ट्रपति के चुनाव में विवादित जो मामले होते हैं वो सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। किसके पास भेजे जाते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए, पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए कम से कम कितने वर्ष की आयु का होना अनिवार्य है? तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का
35 वर्ष की आयु। दोस्तों 35 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, और जिस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का पात्र होगा। यदि किसी व्यक्ति की आयु 35 वर्ष से कम है, बेशक दोस्तों कुछ ही दिन कम हो, तब भी वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। जिस व्यक्ति की आयु 35 वर्ष, जिस व्यक्ति की जो आयु है वो 35 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वही व्यक्ति राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने का पात्र होगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को उसके पद तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय के द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया? तो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। हमें अनुच्छेद 71, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में कोई भी विवाद यदि हो जाता है तो दोस्तों राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में विवादित मामला जो है वो सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है, और सर्वोच्च न्यायालय ऐसे मामले में भारतीय निर्वाचन आयोग की सलाह से अंतिम निर्णय करता है, और इसका उल्लेख दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 में देखने को मिलता है। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 71। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? दोस्तों राष्ट्रपति की जो शपथ के प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? तो बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, ऐसे क्वेश्चंस पर हम ज्यादा देर के लिए नहीं रुकेंगे। बहुत इजी क्वेश्चन है दोस्तों, इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता। तो शपथ के प्रावधान जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 में देखने को मिलते हैं, और अनुच्छेद 60 में इसका दोस्तों विस्तार से वर्णन किया गया है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है, और यदि दोस्तों अनफॉर्चुनेटली राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के समय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त होता है, तो ऐसी परिस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 60। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है दोस्तों यहाँ पर। राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? सूची पद्धति, संचयी मत पद्धति, सापेक्ष बहुमत पद्धति या समानुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति? दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है यहाँ पर, लेकिन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति, आनुपातिक या समानुपातिक दोस्तों एक ही बात हो जाएगी, आनुपातिक कह दीजिए या समानुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली कह दीजिए, एक ही बात है दोस्तों, ज्यादा सोचना विचारना नहीं है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। एक व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? तो दोस्तों इसका भारतीय संविधान में कोई स्पष्ट उल्लेख देखने को नहीं मिलता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों जब तक उसके पास योग्यताएं हैं तब तक वो राष्ट्रपति बन सकता है, और जो व्यक्ति एक बार बन सकता है वो दोबारा भी बन सकता है, और अधिकतम कितनी भी बार बन सकता है। संविधान में ऐसा कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है कि कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। दोस्तों कोई सीमा नहीं है, एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसके लिए संविधान में कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है, और कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से होता है? दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है? प्रत्यक्ष होता है, अप्रत्यक्ष होता है, मनोनयन द्वारा होता है, या इसके लिए संविधान में कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया। तो दोस्तों राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसमें जनता भाग नहीं लेती, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष तो नहीं होगा। जिसके चुनाव में जनता भाग लेती है वो चुनाव होता है दोस्तों प्रत्यक्ष। और ऐसा चुनाव जिसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेकर जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं, अर्थात जनता खुद नहीं चुनती है लेकिन जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुना, और जनता के द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधि जिसके चुनाव में भाग लेते हैं वो चुनाव होता है दोस्तों अप्रत्यक्ष। कैसा चुनाव होता है दोस्तों? अप्रत्यक्ष होता है। और राष्ट्रपति के चुनाव में भी जनता भाग नहीं लेती है, जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि ही भाग लेते हैं। जनता चुनती है दोस्तों लोकसभा के सदस्यों को, और लोकसभा के सदस्य चुनते हैं राष्ट्रपति को, जनता चुनती है विधानसभा के सदस्यों को, और विधानसभाओं के सदस्य चुनते हैं राष्ट्रपति को। ठीक इसी प्रकार जनता विधानसभा के सदस्यों को और विधानसभा के सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को। दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में जनता का हस्तक्षेप होता है, परंतु राष्ट्रपति के चुनाव में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लेकर जनता अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली भाग लेती है, अर्थात राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। दोस्तों राष्ट्रपति को मनोनीत नहीं किया जाता, राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अप्रत्यक्ष रूप से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों।
किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है? दोस्तों राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वहां से क्वेश्चन पूछा गया है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो पद ग्रहण से आगामी 5 वर्ष का होगा। इसका स्पष्ट उल्लेख जो है वो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में देखने को मिलता है? तो कार्यकाल अनुच्छेद 56 में देखने को दोस्तों मिलता है। अगर अनुच्छेद 54 की बात करें हम, तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल दिया गया है। दोस्तों क्या दिया गया है? निर्वाचक मंडल दिया गया है। निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में दिया गया है। इसके बाद दोस्तों हम देखते हैं अनुच्छेद 57 में क्या दिया गया है। तो अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता के प्रावधान किए गए हैं। पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता के प्रावधान या पुनः निर्वाचन हेतु जो पात्रता है ये अनुच्छेद 57 में देखने को मिलती है, जबकि अनुच्छेद 58 में योग्यता का प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए जो योग्यताएं हैं उसका स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 58 में। और राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में, अनुच्छेद 57 में पुनः निर्वाचन हेतु पात्रता और अनुच्छेद 56 का संबंध दोस्तों राष्ट्रपति के कार्यकाल से है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से आगामी 5 वर्ष का होगा। सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। आइए, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक व अनुमोदकों की संख्या कितनी है? बहुत लॉलीपॉप क्वेश्चन है दोस्तों। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होने चाहिए, जबकि उपराष्ट्रपति के लिए कितने दोस्तों? उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 ही अनुमोदक होना अनिवार्य है। उपराष्ट्रपति के लिए 20 प्रस्तावक और 20 अनुमोदक, जबकि राष्ट्रपति के 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदकों का होना अनिवार्य होगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित होगा? दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति हैं इनकी तुलना हम किससे करें तो उचित होगा, या किससे तुलना करना या किससे कंपेयर करना सर्वाधिक उचित रहेगा? अमेरिका के राष्ट्रपति से, फ्रांस के राष्ट्रपति से, ब्रिटेन के सम्राट से, या श्रीलंका के राष्ट्रपति से? दोस्तों यहाँ पर हमारा जो इंटेंशन जाता है वो यहाँ पर जाता है क्योंकि राष्ट्रपति का पद हमने फ्रांस से लिया है। लेकिन दोस्तों अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, प्रैक्टिकली देखते हैं, तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं ये ब्रिटेन के राष्ट्रपति के समान हैं। दोस्तों भारत का राष्ट्रपति भारत के शासन का प्रधान तो होता है, लेकिन केवल नाम का प्रधान होता है। उसके पास जो शक्तियां हैं वो प्रधान वाली शक्तियां नहीं हैं। और इसी प्रकार से जो नाम मात्र का प्रधान होना, दोस्तों देश का नाम मात्र का प्रधान होना, राष्ट्रपति का नाम मात्र का प्रधान होना जो है, ये जो दोस्तों प्रावधान है ये ब्रिटेन के संविधान के भांति ही भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया है। दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि भारत का राष्ट्रपति भारत के शासन का नाम मात्र का प्रधान होता है और ब्रिटेन का जो सम्राट होता है वो भी ब्रिटेन के शासन का नाम मात्र का प्रधान होता है। तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति को ब्रिटेन के सम्राट से कंपेयर करना या तुलना करना सर्वाधिक उचित है। यानी कि भारत का राष्ट्रपति ठीक उसी प्रकार से राष्ट्रपति की जो शक्तियां या पावर्स जो हैं या राष्ट्रपति के जो अधिकार हैं वो ब्रिटेन के सम्राट के समान ही है दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर क्या कहाँ से निकल कर आएगा? दोस्तों ये जो क्वेश्चन है प्रैक्टिकली क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं और दोस्तों ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम तभी समझ पाएंगे या इस क्वेश्चन का आंसर हम तभी दे पाएंगे जब हमने संविधान का गहन अध्ययन किया हो। दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो दोस्तों राष्ट्रपति भारत संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। राष्ट्रपति क्या होता है दोस्तों? भारत संघ की कार्यपालिका का प्रधान होता है। भारत संघ के शासन का अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। सही आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों? राष्ट्रपति। और इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में। राष्ट्रपति भारत संघ की कार्यपालिका का प्रधान होगा। भारत संघ का शासन राष्ट्रपति के नाम से चलाया जाएगा। तो राष्ट्रपति भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति अपनी समस्त शक्तियों का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री की सलाह से करता है। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति में। भारत की सभी कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। देखिए दोस्तों
देश की समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती हैं? तो दोस्तों ये होती हैं राष्ट्रपति में निहित। किसमें निहित होती हैं? राष्ट्रपति में निहित होती हैं। भारत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। और दोस्तों उसी प्रकार का क्वेश्चन है, मिलता जुलता क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 से। यहां पर पूछा गया है कि कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये भी राष्ट्रपति होता है। और भारत संघ की कार्यपालिका शक्तियां जो है वो किसमें निहित हैं? तो ये भी राष्ट्रपति में निहित हैं। दोस्तों स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 53 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 53 में इसका स्पष्ट उल्लेख देखने को मिल जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत का राष्ट्रपति होता है भारत का वास्तविक शासक, देश का संवैधानिक अध्यक्ष, देश और सरकार का अध्यक्ष या बहुमत दल का नेता। तो दोस्तों भारत का जो वास्तविक शासन होता है ये होता है भारत का प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। और राष्ट्रपति देश का संवैधानिक अध्यक्ष होता है या संवैधानिक प्रधान होता है। क्या होता है? राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। देश और सरकार का जो अध्यक्ष होता है ये होता है दोस्तों भारत का प्रधानमंत्री। और बहुमत दल का जो नेता होता है ये भी होता है भारत का प्रधानमंत्री। बहुमत दल के नेता को ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रपति क्या होता है? देश का संवैधानिक अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर 2 यहां पर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? दोस्तों भारत संघ में 3 सेनाएं हैं, इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स। तीनों सेनाओं का एक एक सेनाध्यक्ष होता है और तीनों सेनाओं का दोस्तों एक सीडीएस होता है। तीनों सेनाओं के ऊपर एक सेनाधिकारी होता है। लेकिन दोस्तों तीनों सेनाओं और प्रमुख सेनाधिकारी के ऊपर भी एक होता है जिसे हम सर्वोच्च सेनापति कहते हैं, सुप्रीम कमांडर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? सुप्रीम कमांडर इसको कहते हैं। किसको कहते हैं हम सुप्रीम कमांडर? तो सुप्रीम कमांडर भी हम भारत के राष्ट्रपति को कहते हैं। अर्थात राष्ट्रपति भारत संघ की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर होता है। क्या होता है दोस्तों? कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, सुप्रीम कमांडर होता है, सुप्रीम कमांडर होता है। राष्ट्रपति भारत संघ की तीनों सेनाओं का सुप्रीम कमांडर या सर्वोच्च सेनापति होता है। कौन होता है दोस्तों? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति यहां पर इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह क्षमा प्रदान करे, न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए, आपातकाल की घोषणा करे, आपातकाल की घोषणा करे या अध्यादेश जारी करे। दोस्तों कौन कौन से यहाँ पर राष्ट्रपति के अधिकार हैं और कौन सा राष्ट्रपति का अधिकार नहीं है? तो दोस्तों राष्ट्रपति को न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं और राष्ट्रपति को क्षमादान का भी अधिकार प्राप्त है और इसका स्पष्ट उल्लेख अनुच्छेद 72 में देखने को मिलता है। दोस्तों न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से राष्ट्रपति सीधे तौर पर नहीं हटा सकता। न्यायालय कोई सा भी दोस्तों, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट, मुख्यतः हम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात करेंगे। दोस्तों उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीशों को पद से हटाने का अधिकार प्राप्त है अंततः राष्ट्रपति हटाता है, परंतु राष्ट्रपति संसद के द्वारा पारित महाभियोग की प्रक्रिया के आधार पर संसद के द्वारा पारित महाभियोग के आधार पर ही राष्ट्रपति न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा सकता है। आपातकाल की घोषणा जो है दोस्तों राष्ट्रपति कर सकता है। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगा सकता है, राष्ट्रीय आपात। अनुच्छेद 352 के तहत, अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन। और दोस्तों बात करें अनुच्छेद 360, तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। क्या लगाया जा सकता है दोस्तों? वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो दोस्तों आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है, अध्यादेश जारी करने का अधिकार भी राष्ट्रपति को प्राप्त है और इसका स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों अनुच्छेद 123 में। और अनुच्छेद 123 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश जारी करके सीधे कानून बना सकता है, जबकि दोस्तों न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति सीधे तौर पर पद से नहीं हटा सकता। यह हटाएगा दोस्तों संसद के अनुमोदन पर, अर्थात न्यायालय के न्यायाधीशों को संसद के द्वारा दोस्तों हटाया जा सकता है। संसद महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति के पास भेजेगी और संसद के द्वारा महाभियोग का जो विधेयक या अध्यादेश जो पारित किया गया है या प्रस्ताव जो पारित किया गया है दोस्तों, इस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ ही न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है। दिए गए ऑप्शंस के आधार पर दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए। यह अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, राष्ट्रपति सीधे तौर पर पद से नहीं हटा सकता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी विधि के प्रश्न
के सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श लेने का अधिकार। किसी विधि के प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार किसको प्राप्त है दोस्तों? या विधि या कानूनी महत्व के जो महत्वपूर्ण विषय होंगे इस पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार जो है दोस्तों ये राष्ट्रपति को प्राप्त है। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। कौन मांग सकता है दोस्तों? राष्ट्रपति मांग सकता है, और इसका स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में। आर्टिकल 143 के तहत दोस्तों राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के किसी भी महत्वपूर्ण विषय पर सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। और दोस्तों अनुच्छेद 143 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय का एक क्षेत्राधिकार भी है, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार या परामर्शदात्री शक्ति। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। एक ही समय में यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन कौन करेगा? राष्ट्रपति के कृत्यों या कर्तव्यों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा? दोस्तों एक ही टाइम में सेम समय में अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किसके द्वारा किया जाएगा? इजी क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारत का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो ऐसी परिस्थिति में कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य करेगा। और दोस्तों भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसा एक बार हुआ है, राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है दोस्तों, और राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात तत्कालीन उपराष्ट्रपति वी गिरी के द्वारा दोस्तों उपराष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया जाता है, और उस समय राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाता है। और उस समय सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, उनके द्वारा कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया गया था। तो दोस्तों भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त हो जाने पर राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। कार्यकाल पूर्ण होने पर पहले भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? दोस्तों कार्यकाल पूर्ण होने से पहले ही भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है? दोस्तों राष्ट्रपति का कार्यकाल चल रहा है और कार्यकाल के दौरान ही यानी कि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही उन्हें पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो कौन हटा सकता है दोस्तों? प्रधानमंत्री हटा सकता है, उपराष्ट्रपति हटा सकता है, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हटा सकते हैं, या संसद महाभियोग लगाकर हटा सकती है। दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है, ज्यादा देर के लिए नहीं रुकेंगे। संसद के द्वारा महाभियोग लगाकर राष्ट्रपति को समय से पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार देश का प्रथम नागरिक कौन होता है? तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति भारत का शासनाध्यक्ष होता है। दोस्तों पढ़ा है हमने सब कुछ, बहुत इजी प्रश्न है, ऐसे प्रश्नों पर ज्यादा देर के लिए नहीं रुक सकते हम। सबसे लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहे। दोस्तों सर्वाधिक लंबा कार्यकाल भारत के किस राष्ट्रपति का रहा है? राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जाकिर हुसैन या वी गिरी? तो दोस्तों भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के ऐसे राष्ट्रपति हैं जो सर्वाधिक लंबे समय तक राष्ट्रपति पद पर रहे, या राष्ट्रपति पद को सर्वाधिक लंबे अवधि तक सुशोभित करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के सर्वाधिक लंबे कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति बने। और सबसे छोटे कार्यकाल की दोस्तों हम बात करें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का कार्यकाल रहा, जो कि लगभग 2 वर्ष रहा, लगभग 2 वर्ष। दोस्तों 2 वर्ष भी पूरे नहीं कर पाए थे। बात करें जाकिर हुसैन की दोस्तों तो 13 मई 1967 से लेकर 13 मई 1969, 3 मई सॉरी 13 मई नहीं होगा, यहां पर होगा 3 मई। कितना मई दोस्तों? 3 मई। 13 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 तक का इनका कार्यकाल रहा। दोस्तों पूरे 2 वर्ष भी कंप्लीट नहीं हो पाए थे, और उसी से पहले राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों अगर पूछा जाए क्वेश्चन भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति रहे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जाकिर हुसैन। यहां पर पूछा गया है सर्वाधिक लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति कौन रहे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन सर्वाधिक लंबे समय तक भारत के राष्ट्रपति रहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न,
भारतीय राष्ट्रपति के सर्वसम्मति से चुने जाने का अभी तक का एकमात्र उदाहरण है। दोस्तों भारत के ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध चुने गए या सर्वसम्मति से चुने गए, इसका एकमात्र एग्जाम्पल या एकमात्र व्यक्ति हैं दोस्तों डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। दोस्तों डॉक्टर नीलम संजीव भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनका चुनाव निर्विरोध हुआ था या जो सर्वसम्मति से चुने गए, सभी की सहमति से चुने गए, सर्वसम्मति से चुने गए या निर्विरोध जो चुने गए एकमात्र राष्ट्रपति हैं दोस्तों डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी। अगला प्रश्न दोस्तों हमारे सामने, कदाचार साबित होने अथवा असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से निम्न में से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों विधानसभा के समावेदन पर राज्यपाल हटा सकता है, संसद हटा सकती है, या संसद द्वारा समावेदन पर राष्ट्रपति हटा सकता है, या सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। दोस्तों कदाचार सिद्ध होने अथवा असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने का अधिकार किसको प्राप्त है या पद से कौन हटा सकता है? तो दोस्तों राज्यपाल पद से नहीं हटा सकता, विधानसभा के समावेदन पर राज्यपाल नहीं हटा सकता, संसद भी नहीं हटा सकती, संसद द्वारा समावेदन पर राष्ट्रपति। दोस्तों ये आंसर यहां पर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों सही आंसर? संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है। दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय की बात कर लें या भारत के सर्वोच्च न्यायालय की हम बात कर लें, किसी भी न्यायाधीश को अगर पद से हटाना है तो आधार होगा कदाचार और असमर्थता। या तो न्यायाधीश का जो व्यवहार है वो अच्छा नहीं हो और उसके विरुद्ध कदाचार सिद्ध हो जाए, या जो न्यायाधीश है वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में समर्थ नहीं हो, अर्थात वो अपने कर्तव्यों को या अपने कृत्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो। इसके आधार पर भी दोस्तों न्यायालय के उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाया जा सकता है और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए भी यही प्रक्रिया प्रयोग में ली जाती है। और दोस्तों पद से हटाएगा किस आधार पर? तो संसद महाभियोग लेकर आएगी या संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटाता है। संसद के द्वारा पारित महाभियोग के आधार पर राष्ट्रपति इन्हें पद से हटा सकता है। ऑप्शन नंबर 3 संसद के समावेदन पर राष्ट्रपति यहां पर सही आंसर हो जाएगा। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल पूरा करने से पहले ही हो गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन या वीवी गिरी। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन जो हैं भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। क्या इनके अलावा कोई और भी ऐसे राष्ट्रपति रहे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? बताइए दोस्तों, कमेंट कीजिए फटाफट से। क्या डॉक्टर जाकिर हुसैन के अलावा भारत के कोई और भी ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई? हाँ दोस्तों, तो एक राष्ट्रपति और हैं फखरुद्दीन अली अहमद साहब। फखरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद भारत के दूसरे ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। और दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद दोनों ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिनकी कार्यकाल के दौरान अथवा पद पर रहते हुए मृत्यु हुई। और सबसे छोटा कार्यकाल दोस्तों होगा डॉक्टर जाकिर हुसैन का, यह लगभग 2 वर्ष पद पर रहे और फखरुद्दीन अली अहमद लगभग 3 वर्ष तक अपने पद पर रहे। पूछा जाए ऐसे राष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई तो जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद, और सबसे छोटे कार्यकाल के लिए भारत के राष्ट्रपति रहे तो जाकिर हुसैन रहे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है इसके मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो दोस्तों नियुक्ति की अगर हम बात करें तो नियुक्ति करता है भारत का राष्ट्रपति। और किसकी सलाह पर दोस्तों? प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। किसकी सलाह पर दोस्तों? प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर होगा। दोस्तों अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? तो दोस्तों अभी हमने बात की है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये भारत के लगातार 2 बार राष्ट्रपति चुने गए और किसी एक व्यक्ति के द्वारा 2 बार राष्ट्रपति पद को सुशोभित करने का एकमात्र उदाहरण है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने लगातार 2 बार या लगातार दोहरे कार्यकाल के लिए राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। राष्ट्रपति का रिक्त पद स्थान
भर लिया जाना चाहिए। दोस्तों, राष्ट्रपति पद की आकस्मिक रिक्ति हो जाने पर हुई पद रिक्ति को भरने के लिए 6 माह में उस पद को भरने का प्रावधान है, या 6 माह के भीतर भीतर उस पद के लिए पुनः निर्वाचन करवाने का प्रावधान भारतीय संविधान में किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता है? वो दोस्तों बहुत इजी क्वेश्चन है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र जो देता है वो देता है उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। अगला प्रश्न साथियों, सार्वजनिक महत्व के किसी विषय पर राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श ले सकता है? दोस्तों, अभी हम बात करके फ्री हुए हैं, थोड़ी देर पहले हमने इस टॉपिक पर बात की थी दोस्तों कि सार्वजनिक महत्व के किसी महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रपति को जब भी परामर्श चाहिए तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकता है, और इसका स्पष्ट उल्लेख किया गया है दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 में। और दोस्तों, इसको राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकारों में भी सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, राष्ट्रपति को कानूनी विषय पर सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति को कानूनी महत्व के महत्वपूर्ण विषयों पर सलाह दे सकता है दोस्तों, और इसका स्पष्ट उल्लेख देखने को मिलता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत। दोस्तों, अनुच्छेद 143 के अंतर्गत कहा गया है कि राष्ट्रपति को यदि कानूनी महत्व के महत्वपूर्ण विषय पर परामर्श चाहिए तो वो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांग सकता है। और दोस्तों, ये सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है कि राष्ट्रपति के द्वारा कानूनी महत्व पर परामर्श मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय से कानूनी परामर्श दे सकता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। यदि राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो, दोस्तों ये यहां पर थोड़ा सा मिस टाइप हो चुका है, यह है वीटो का प्रयोग करता है। यदि राष्ट्रपति के द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? दोस्तों, जब कभी भी राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा देता है तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति ने उस विधेयक को निलंबित कर दिया है, अर्थात राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी निलंबनकारी वीटो पावर का प्रयोग कर रहा है। यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को अपने पास लेकर मौन धारण कर यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक पर मौन धारण कर लेता है, राष्ट्रपति के पास कोई विधेयक गया और राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करके मौन धारण कर लेता है तो दोस्तों ये राष्ट्रपति की जेबी वीटो पावर होती है। जबकि दोस्तों अत्यंतिक वीटो पावर या अन्यांतिक जो वीटो पावर है, इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी विधेयक पर अपनी प्रतिक्रिया देने से मना कर सकता है या किसी विधेयक पर हस्ताक्षर करने से स्पष्ट मना कर सकता है दोस्तों। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यदि राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाता है तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा उस विधेयक पर निलंबनकारी वीटो पावर का प्रयोग किया गया है। दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। तो दोस्तों हम देखते हैं राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, संघ सूची के विषयों पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है और समवर्ती सूची के विषयों पर भी राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। संघ सूची और राज्य सूची, दोस्तों यहाँ पर केवल संघ सूची होगा, राज्य सूची पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो दोस्तों संघ सूची और समवर्ती सूची के जो विषय हैं इन विषयों पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है। राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? तो संघ सूची और समवर्ती सूची के में रखे गए विषयों पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके सीधे कानून बना सकता है। और दोस्तों राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है। और अध्यादेश जारी कब किया जाएगा? तो संसद के विश्रांति काल में, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके सीधे कानून बना सकता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो शक्ति का प्रयोग किया था वह मामला कौन सा था? तो दोस्तों भारतीय डाक संशोधन विधेयक अधिनियम 1986, भारतीय डाक संशोधन विधेयक वर्ष 1986 पर भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा अपनी जेबी वीटो पावर का शक्ति का प्रयोग किया था, अपने निषेधाधिकार का प्रयोग किया था, या वीटो पावर का दोस्तों इन्होंने प्रयोग किया था, और पॉकेट वीटो का इन्होंने प्रयोग किया था अथवा जेबी वीटो पावर का इन्होंने प्रयोग किया था। दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से कि सर्वप्रथम
पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किस राष्ट्रपति के द्वारा किया गया? तो राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किया गया। या भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा किस एक मामले में पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किया गया था? तो भारतीय डाक संशोधन अधिनियम पर किया गया था। किस विधेयक पर दोस्तों? भारतीय डाक संशोधन विधेयक पर राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह के द्वारा पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग किया गया था। और कब किया गया था? तो 1986 में किया गया था। कब किया गया था दोस्तों? तो 1986 में किया गया था, वर्ष 1986 में किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति को कौन सहायता एवं परामर्श देता है? दोस्तों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी और मंत्री परिषद का प्रधान होगा भारत का प्रधानमंत्री। तो दोस्तों यहाँ पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को सहायता सलाह नहीं देते हैं, राज्यपाल नहीं देते हैं, मुख्यमंत्री नहीं देते हैं। कौन देते हैं दोस्तों? संघीय मंत्री परिषद या केंद्रीय मंत्री परिषद। राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी। तो मंत्री परिषद होगी जो राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और सलाह देती है। और दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा संघीय मंत्री परिषद अथवा केंद्रीय मंत्री परिषद। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपतियों के समय के अनुसार पहले से बाद का सही क्रम है। दोस्तों भारत के जो राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपति, दोस्तों थोड़ा सा लाइटिंग की प्रॉब्लम है, एक सेकंड देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न, भारत के प्रथम 3 राष्ट्रपतियों का समय के अनुसार पहले से बाद का सही क्रम है। पहले से बाद का सही क्रम। दोस्तों भारत के जो प्रथम 3 राष्ट्रपति हुए हैं उनके कार्यकाल के बारे में हमें देखना है, उनका कालक्रम देखना है। पहले राष्ट्रपति कौन बने, उनके बाद कौन बने और उनके बाद कौन बने। दोस्तों हम सबको पता है कि भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं पहले नंबर पर राजेंद्र प्रसाद, यहाँ से हमें आंसर मिल सकता है, यहाँ से आंसर मिल सकता है। पहले राष्ट्रपति एस राधाकृष्णन नहीं है दोस्तों, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां से हमें आंसर मिल सकता है। देखते हैं भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और उनके बाद कौन बना था दोस्तों? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति बने। तो दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जाकिर हुसैन और सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह क्रम दोस्तों थोड़ा आगे पीछे उल्टा सीधा हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। दोस्तों यहां पर सही आंसर कहां पर मिला हमें? ऑप्शन नंबर 2। दोस्तों इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न दोस्तों, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? तो दोस्तों इसका स्पष्ट उल्लेख संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। कोई भी व्यक्ति अधिकतम कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, तो सीमा निर्धारित नहीं है। एक ही व्यक्ति को अधिकतम कितनी भी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है और अधिकतम कितनी बार बनाया जा सकता है, इसकी सीमा निर्धारित नहीं की गई है। दोस्तों जितनी बार वो निर्वाचित होगा उतनी बार वो राष्ट्रपति बन सकता है। अगला प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रपति किस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता? तो दोस्तों राष्ट्रपति धन विधेयकों को कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। साधारण विधेयकों को लौटाया जा सकता है, गैर सरकारी विधेयकों को भी लौटाया जा सकता है, परंतु धन विधेयक को राष्ट्रपति कभी भी पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। दोस्तों आज के लास्ट प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक? 35 वर्ष की आयु हो, पढ़ा लिखा हो, सांसद चुने जाने की योग्यता रखता हो या देश का नागरिक हो। तो दोस्तों 35 वर्ष की आयु भी होनी चाहिए, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता भी धारण करता हो और देश का नागरिक भी हो। दोस्तों अगर कोई व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं है तब भी वो भारत का राष्ट्रपति बन सकता है यदि वो 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर चुका है और लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता है और भारत का नागरिक है। तो दोस्तों सही आंसर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का? ऑप्शन नंबर 2, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए पढ़ा लिखा होना आवश्यक नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर योग्यता संबंधी जो विशेष प्रावधान है दोस्तों, उसकी एजुकेशन रिगार्डिंग जो भी प्रावधान है उसके संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है।
दोस्तों ये थे इस सीरीज के इस सेशन के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? इस वीडियो से जो प्रश्न, इस वीडियो में जिन प्रश्नों को हमने सॉर्ट आउट किया है दोस्तों, ये प्रश्न आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। दोस्तों आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। और दोस्तों आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे वीडियो, सभी आने वाले नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें और आप अपनी तैयारी को और सशक्त बना सके। दोस्तों अपना सहयोग इसी प्रकार से दोस्तों हमारे साथ बनाए रखिएगा। दोस्तों आपका ये सहयोग हमारे साथ जो बना हुआ है ये बहुत ही सराहनीय है और हम आपके सहयोग के बिना दोस्तों कुछ नहीं है। आपका सहयोग ही हमें प्रेरणा देता है दोस्तों इस प्रकार के वीडियोस बनाने का, और हमें प्रेरणाएं मिलती हैं दोस्तों आपके इसी सपोर्ट से। और इसी सपोर्ट के लिए दोस्तों हम आपके इसी सपोर्ट के लिए यहाँ पर खड़े हैं और वीडियोस बना रहे हैं। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।